हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटीएस कॉमर्स। आरटीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं, उस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो तो हमारा होने वाला है यहाँ पे स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। ठीक है, ये आपका बिजनेस लॉ का सीरीज चल रही है। ठीक है, बिजनेस लॉ में हम आपका चैप्टर नंबर 8 आपको आज पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि घोषित ठहराव ठीक है क्या होता है। ठीक है, व्यर्थ घोषित ठहराव क्या होता है और उसका अर्थ क्या है। ठीक है, और इसके जो ठहरावों के नाम होंगे और इसके अन्य टॉपिक जो भी होंगे वो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जल्दी से मिल सके। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैप्टर 8 स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। ठीक है, ये कहने का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है ऐसे सभी ठहराव जिन पर भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू नहीं हो सकता, अर्थात जिनमें तकनीकी कमियां हो, ऐसे ठहराव का कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, यह ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं, इनको कोई भी पक्षकार प्रवर्तित नहीं कर सकता। ठीक है, बिना प्रतिफल के ठहराव, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, ठीक है, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव तथा शर्त एवं जुआ के ठहराव व असंभव कार्य नियम लागू नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इन ठहरावों को व्यर्थ घोषित ठहराव कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया व्यर्थ घोषित ठहराव किन्हें कहते हैं। देखो, जिनका मतलब कि प्रारंभी, ठीक है, जिसका प्रारंभी व्यर्थ होती है, यह ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं, इनका कोई भी पक्षकार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अब कैसे मिलकर पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि स्पष्ट रूप से घोषित ठहराव के नाम क्या होते हैं। जो स्पष्ट रूप से घोषित ठहराव होते हैं उनके नाम क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि बिना ठहरावों को व्यर्थ घोषित ठहराव कहते हैं। ठीक है, इनके बिना ठहरावों को व्यर्थ घोषित ठहराव कहते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा कि अक्षम व्यक्तियों के साथ ठहराव, दोनों पक्षकारों की गलती से किया गया ठहराव। ठीक है, विदेशी नियम की गलती वाले ठहराव हो सकते हैं, या फिर न्याय विरुद्ध प्रतिफल के ठहराव, बिना प्रतिफल के ठहराव भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर है कि यहाँ पे कानून विरुद्ध प्रतिफल के ठहराव। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव हो तो वो भी व्यर्थ के ठहराव होते हैं। ठीक है, कुछ जौन सी इसमें कह रहा है कि व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव होते हैं, ये भी व्यर्थ के होते हैं। कानून कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव, इनकी जो सब ठहराव है ये क्या है, निम्न ठहराव को व्यर्थ घोषित ठहराव कहते हैं। इनकी जो सब ठहराव है ना, इन्हें व्यर्थ घोषित ठहराव कहते हैं। ठीक है, फिर इसी में जो हमारा आता है टॉपिक वो आता है हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे है कि अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव भी एक व्यर्थ ठहराव होंगे। फिर है कि यहाँ पे बाजी के ठहराव, फिर है असंभव कार्य करने के ठहराव। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आ गया कि बाजी के ठहराव क्या होते हैं। बाजी के भी ठहराव एक आपका इसी चैप्टर में एक टॉपिक है। ठीक है, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा कि बाजी के ठहराव में वे, ठीक है, वे हैं, बाजी के ठहराव में वे ठहराव होते हैं जिनमें निम्नलिखित घटना के घटने पर या ना घटने पर पक्षों में लेन देन तय होता है। ये घटना घटे या घटना ना घटे, मगर लेन देन तय होता है। इसके परिणाम निश्चित ना होने के कारण ही उनको व्यर्थ घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ठहराव की श्रेणी में रखा जाता है। अंत बाजी या शर्त लगाने वाले ठहरावों को न्यायालय में मान्यता न दी जाती है। लिखा हो किसने बाजी लगा ली या शर्त लगा ली तो उनको न्यायालय से कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती, वे चाहे हारे या जीते। ठीक है, इनका कोई महत्व नहीं होता और कानून की नज़रों में ऐसे ठहराव पूर्ण ठहराव की श्रेणी में नहीं रखे जाते। ठीक है, इसलिए इन ठहरावों को शुरू से ही व्यर्थ घोषित कर दिया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल किसको समझते हैं कि मान लीजिए कि राम श्याम से कहता है कि अगर विराट कोहली मुंबई के टेस्ट मैच में 100 रन बनाएगा तो वह 1000 रुपये देगा। ठीक है, ये होगी एक शर्त या फिर एक तरह से बाजी। फिर रन बनाना या बनाना पहले से स्पष्ट न होने के कारण इस प्रकार के ठहराव को व्यर्थ घोषित ठहराव कहा जाएगा। यदि रन बना भी दिए तो भी मुकदमा नहीं कर पाएगा, इसी को बाजी या ठहराव कहते हैं। ठीक है, इसी को बाजी या ठहराव कहते हैं। फिर आता है कि यहाँ पे बाजी के ठहराव की विशेषताएं। ठीक है, बाजी के ठहराव का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं। तो विशेषताएं यहाँ पे है
बाजी के ठहराव की विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी? अनिश्चित घटना पर आधारित, ठीक है, अनिश्चित यानी कि निश्चित घटना नहीं है, उसके पास निश्चित घटना पर आधारित हो दोस्तों। फिर है कि धन का लेन देन तय होना। फिर है कि घटना क्या घटेगी किसी को भी जानकारी न होना, घटना में कोई भी हित न होना, नियंत्रण से बाहर घटना का घटित होना, ठीक है। फिर है कि आवश्यक निर्णय होना। बाजी के ठहराव में अपवाद भी है, तो घुड़दौड़ जैसे कि हो गया, फिर बीमा हो गया, या फिर लॉटरी सट्टा, ठीक है। केवल जीत हार पर ही ठहराव होना, यानी कि जीत या हार पर ही ठहराव हो गई हमेशा, तो एक बंदा जीते गई या हारे गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 8 चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आपको 8 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।